गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग मैग्नीज के बारे में आज पढ़ेंगे, लॉस के बारे में। कल हम लोगों ने खनिज संसाधन के बारे में जाना, लौहयुक्त अलौहयुक्त कार्बनिक अकार्बनिक यानी धात्विक और धात्विक खनिज के बारे में हम लोगों ने जाना। आज हम लोग पढ़ेंगे खनिज संसाधन का लौह अयस्क खनिज। लौह अयस्क खनिज, इसमें लौह अयस्क खनिज में आप लोगों को सबसे पहला है हेमाटाइट। लौह अयस्क खनिज, देखिए लोहा जो होता है वो किसी भी देश की रीढ़ होता है उद्योगों का, यानी आधुनिक सभ्यता अगर कहा जाए तो आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है लोहा। हम भारत लोहे के मामले में पूरे विश्व में तीसरे स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है। लोहा का भंडार हमारे पास अच्छा है, पूरा भंडार है। किसी भी उद्योग को बनाने के लिए, उद्योग को बसाने के लिए, औद्योगिक विकास के लिए लोहा का होना आवश्यक है। तो हमारे यहाँ लोहा पर्याप्त मात्रा में निकलता है, पाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ शुद्ध रूप में लोहा नहीं पाया जाता है, लौह अयस्क के रूप में पाया जाता है। लोहा हमारे भारत में लौह अयस्क के रूप में पाया जाता है, जिसमें देखिए 3 प्रकार के लोहा शुद्ध लौह अयस्क के रूप में 3 प्रकार के लोहा हमारे यहाँ पाए जाते हैं। पहला हेमाटाइट, 3 प्रकार के आप लोग नोट्स में लिख सकते हैं, बना सकते हैं इसको देख के। पहला हेमाटाइट, इसमें 68% लोहे की मात्रा होती है और इसको हम लाल अयस्क कहते हैं। पहला कौन लौह अयस्क? हेमाटाइट, इसमें 68% लोहे की मात्रा पाई जाती है और इसे लाल अयस्क के नाम से हम जानते हैं। दूसरा है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, इसमें 60% लोहे की अंश पाया जाता है, यानी इसमें लगभग 60% लोहा पाया जाता है और इसे हम काला अयस्क के नाम से जानते हैं। तीसरा है लिमोनाइट। लिमोनाइट में 40% तक लौह अयस्क पाया जाता है, लोहा का अंश पाया जाता है। लिमोनाइट में 40% लोहा का अंश पाया जाता है और इसे हम पीला अयस्क कहते हैं। तो लौह अयस्क में ये लोहा का हो गया। लोहा 3 प्रकार के पाए जाते हैं हमारे यहाँ शुद्ध लोहे के रूप में। पहला हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। हेमाटाइट में 68% लोहे की मात्रा पाई जाती है, इसे लाल अयस्क के नाम से जाना जाता है। मैग्नेटाइट में 60% लोहे की मात्रा पाई जाती है, इसे काला अयस्क के नाम से जाना जाता है। लिमोनाइट में 40% लोहे की मात्रा पाई जाती है और इसे पीला अयस्क के नाम से हम जानते हैं। ये हो गया आपको लोहा। अगला है खनिज और ये इसका वितरण लोहे का वितरण। लोहे का अधिकांश भाग, लोहे का लगभग 96% भाग, लोहे का कुल 96% भाग हमारे कुछ राज्यों में ही पाया जाता है, बाकी राज्यों में कुछ पाया जाता है। भारत के सभी राज्यों में लगभग लोहे की मात्रा पाई जाती है, लेकिन लगभग 96% भाग हमारे भारत के कुछ राज्यों में ही पाया जाता है, जिसमें कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड। इन 5 राज्यों में भारत का लगभग 96% यानी 96% भाग लोहा का पाया जाता है कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड राज्यों में। ये हो गया वितरण लौह अयस्क का। उसके बाद है आप लोगों का मैग्नीज। मैग्नीज अयस्क में है आप लोगों का मैग्नीज अयस्क। ये दक्षिण अफ्रीका और रूस के बाद मैग्नीज का स्थान पूरे विश्व में भारत का तीसरा है। पूरे विश्व में मैग्नीज के मामले में भारत का स्थान तीसरा है। पहले स्थान पर रूस, दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका बना हुआ है और तीसरे स्थान पे आपको भारत है। मैग्नीज के उत्पादन में, मैग्नीज के भंडार में इसका उपयोग, मैग्नीज का उपयोग किस में करते हैं? जंग रोधी इस्पात बनाने में। जंग रोधी इस्पात का मतलब हो गया लोहा, जो सरिया बनता है, जो छड़ बनता है लोहा का, उसको हम इस्पात बोल दिए। इस्पात यानी लोहा। तो स्टील का मतलब इस्पात। तो इस्पात बनाने में जंग रोधी, जिसमें जंग ना लगे, मूर्छा जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, जंग न लगे,
वो जंग-रोधी इस्पात बनाने में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। बैटरी के निर्माण में, फोटोग्राफी में, चमड़ा उद्योग में, माचिस उद्योग में, इन सबों में हम मैग्नीज का उपयोग करते हैं। मैग्नीज का इसमें उपयोग होता है और ये और भी कई कामों में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, लेकिन साधारणतः इन सब चीजों को बनाने में मैग्नीज का उपयोग अत्यधिक किया जाता है। इसका वितरण ये हमारे भारत में उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आप देख लीजिए, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में बहुत अत्यधिक पाए जाते हैं। इसके बाद है आपको धात्विक खनिज अलौह में बॉक्साइट, इसके बाद बॉक्साइट आप लोग इसको लिख सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, किस नाम से इसको जाना जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है ये क्वेश्चन। इसके बाद है आप लोगों का बॉक्साइट, बच्चों बॉक्साइट यह एक धातु निक्षेप है। यह एल्युमिनियम नामक धातु इससे निकाली जाती है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाली जाती है और एल्युमिनियम का उपयोग आप लोग जानते हैं बर्तनों के निर्माण में, बिजली का तार के निर्माण में, विद्युत उपकरण में, घरेलू साज सज्जा में। इसलिए इस बॉक्साइट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप लोगों को सबसे अधिक बिजली का तार आप लोग देखे हैं, घरेलू बर्तनों के निर्माण में सबसे अधिक इसका उपयोग किया जाता है। और एल्युमिनियम यानी बॉक्साइट हमारे भारत में संपूर्ण मात्रा में है, पूरी मात्रा में है और इसमें हम आत्मनिर्भर हैं। ये भी आपको महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्यों में पाया जाता है। गुजरात, झारखंड, इन राज्यों में भी बॉक्साइट पाया जाता है, जिससे एल्युमिनियम निकाला जाता है और उस एल्युमिनियम का हम लोग उपयोग बहुत अच्छी तरह से करते हैं। दूसरा है तांबा। तांबा के बारे में हम लोग जानते हैं, तांबा विद्युत का एक बहुत अच्छा चालक है, विद्युत का एक अच्छा चालक है। यह अलौह धातु है, इसलिए इसका ज्यादातर उपयोग हम बिजली के उपकरण बनाने में करते हैं। तांबा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग बिजली उपकरण बनाने में करते हैं। इसका उपयोग सबसे अधिक हम बिजली बनाने के काम करते हैं। इसके अतिरिक्त ये बिहार के झारखंड, हजारीबाग, सिंहभूम जिले में तांबा बहुत अत्यधिक पाया जाता है और वहां से अत्यधिक उत्खनन किया जाता है तांबा का और उसको प्रगलन कर, उसको कंपनियों में निर्माण कर तरह तरह के बिजली उपकरणों का हम उपयोग करते हैं बनाकर। उसके बाद है अभ्रक। बिहार में अभ्रक का बहुत ही अत्यधिक मात्रा में भंडार है। इसमें आप लोग हजारीबाग, मुंगेर, बांका जिला, औरंगाबाद, इन जिलों में अभ्रक का बहुत ही ज्यादा भंडार है। इसके बावजूद भी अभ्रक राजस्थान, आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्रों में, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार आदि जिलों में बहुत ही मात्रा में पाया जाता है। इसका उपयोग हम कॉस्मेटिक सामान बनाने में सबसे अधिक करते हैं या बिजली उपकरण बनाने में भी इस अभ्रक का इस्तेमाल बहुत अत्यधिक किया जाता है। तो अभ्रक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है चूना पत्थर। चूना पत्थर
भी बहुत अत्यधिक है। इसका आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार में भी चूना पत्थर पाया जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात इत्यादि राज्यों में पाया जाता है। चूना पत्थर का 76% उपयोग हम सीमेंट उत्पादन में करते हैं। चूना पत्थर यानी जो सीमेंट बनता है उसमें चूना पत्थर का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। लगभग सीमेंट में लगभग 76% तक चूना पत्थर रहता है और उसी से सीमेंट का उत्पादन होता है। और सीमेंट से जानते हैं कि सीमेंट से कई सारे प्रकार का आपको भवनों का निर्माण, पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, इस तरह का सीमेंट का हम लोग का उपयोग है। तो चूना पत्थर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार राज्य पाया और इस सीमेंट में सबसे अधिक इसका उपयोग होता है। अब आए हम खनिजों का आर्थिक महत्व। खनिजों का आर्थिक महत्व, खनिजों का आर्थिक महत्व हम लोग जब खनिज हमारे कहा जाता है, खनिज जिस देश में जितनी खनिज संसाधन की मात्रा मौजूद होती है वो राष्ट्र, वो देश उतना ही विकसित करने में सक्षम होता है, वो राष्ट्र उतना ही विकसित होता है। तो आर्थिक दृष्टि से जिस देश में अर्थव्यवस्था में जिस देश के पास जितना खनिज उपलब्ध है वो देश आज उतना ही आगे है, वो आज उतना ही विकसित है। पृथ्वी पर जल, जंगल, बहुत सारे और भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन खनिज संसाधन भी आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आर्थिक दृष्टि से यानी अर्थव्यवस्था का विकास खनिज संसाधन से ही होता है। जिस देश में खनिज संसाधन नहीं रहता है उस देश का विकास रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन खनिज संसाधन एक बार उपयोग में आ जाने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं। खनिज संसाधन एक बार में उपयोग में आ जाने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए खनिज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और खनिजों का आर्थिक महत्व बहुत है। जब पूरी अर्थव्यवस्था हमारे खनिज संसाधनों पर ही टिकी है, निर्भर है, तो इस स्थिति में खनिज संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम उसी से आगे का विकास कर सकते हैं। अब होगा इसके बाद आर्थिक महत्व समझ गए कि आर्थिक महत्व खनिजों से ही अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, इसलिए उसका आर्थिक महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खनिजों का संरक्षण। मैंने बताया आप लोगों को कि जब खनिजों के कारण ही इस देश का विकास हो पाता है, आर्थिक विकास हो पाता है, और वो लगभग एक बार उपयोग कर लेने के बाद वो लगभग समाप्त हो जाते हैं। ऐसे मान लीजिए चट्टानों में खनिज हमारे प्राप्त है, चट्टानों में खनिज संसाधन हमारा सब मौजूद है, भंडार उसका मौजूद है। अगर एक बार खुदाई करके वो खनिज को हम निकाल लेंगे तो वो तो फिर समाप्त हो जाता है। वो जल और सूरज की रोशनी और हवा जैसा तो है नहीं कि उसका पुनर्चक्रण होता रहेगा। खनिज हजारों लाखों सालों में बनते हैं, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के गलने से खनिज संसाधनों का निर्माण होता है। तो इस स्थिति में अगर उनका संरक्षण नहीं किया जाए तो आने वाले समय में विकास अवरुद्ध हो जाएगा या हमें दूसरे देशों पर खनिजों के आयात पर निर्भर होना पड़े, जिसके कारण हमारा अत्यधिक विकास नहीं होगा। इसलिए खनिजों का संरक्षण बहुत ही जरूरी है। जितनी जरूरत हो खनिजों का उतना ही खनन हो, उतना ही उत्पादन हो, उतना ही उपयोग हो, उसको दुरुपयोग को रोका जाए। जो खनिज समाप्ति की ओर है उसके दूसरे विकल्प पर ध्यान दिया जाए, उसका कोई दूसरा विकल्प हो तो उस पर ध्यान दिया जाए, उसका उपयोग सबसे अधिक लाया जाए।
तो इस तरह खनिजों का सदुपयोग करके सुनियोजित तरीका से उपयोग करके हम उसको संरक्षण कर सकते हैं और उसका हम लोग प्रबंधन कर सकते हैं। और खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना होगा कि एक खनिज उसका विकल्प, चक्रीय प्रक्रिया में उसका विकल्प, एक खनिज खत्म हुआ तो उसका विकल्प दूसरा खनिज आया, उसका विकल्प दूसरा खनिज आया। तो इस तरह के उत्पादन को, इस तरह के उपयोग के तकनीक को हमको अपनाना होगा और तब जाके हम खनिजों का संरक्षण और उसका प्रबंधन कर सकते हैं। आगे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप पूरे चैप्टर को पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। क्वेश्चन आंसर जो है आप लोग प्रश्नोत्तर जो है अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा, किताब का सहारा लीजिएगा, अपने नोट्स तो बनाइएगा, उससे आपको पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। बाद अगले वीडियो में आपको सारा क्वेश्चन आंसर लिख के दूंगा। तब तक आप इसको समझिए, किताब पढ़िए, उसका सहारा लीजिए। वीडियो आप रोक के देख सकते हैं, अगर एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगले वीडियो में प्रश्नोत्तर बनाऊंगा। धन्यवाद।